कि आखिर मस्जिद को गिराने वाले कौन थे, उन्हें सजा क्यों नहीं दी गई। जब शख्स ने देखा था कि कैसे बाबरी मस्जिद ढाई गई। अयोध्या में राम मंदिर बनकर तैयार है। 22 आपको लिए चलते हैं राम मंदिर के बनने के सफर पर। शुरू से एक बार फिर जानते हैं पूरी कहानी, कब क्या हुआ। पहले एपिसोड में जानते हैं बाबरी मस्जिद, जिसे अब विवादित ढांचा कहा जाता है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। 6 दिसंबर 1992 ये वो दिन था जिस दिन हमारे संविधान की धज्जियां उड़ा दी गई, भारत के कानून को कुचल करके रख दिया गया, बाबरी मस्जिद को शहीद कर दिया गया, गिरा दिया गया। गाइस, हम लोग जानने और समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के अंदर कि जो बाबरी मस्जिद को शहीद किया, क्या ये एक साजिश था या फिर ये एक इत्तेफाक था या फिर ये इसके पीछे कोई और वजह थी, क्या वजह थी, कैसे गिराई गई थी। सब कुछ जानने और समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के अंदर। वीडियो में आखिर तक बने रहिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और करते हैं इस वीडियो को स्टार्ट। तारीख 6 दिसंबर साल 1992। ये वो दिन था जिस दिन न सिर्फ बाबरी मस्जिद ढहा दी गई, बल्कि भारतीय संविधान के मूल्य भी ढहाए गए। सुप्रीम कोर्ट के आदेश को भी ढहा दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ शांतिपूर्ण कार सेवा की इजाजत दी थी, जिसमें लोग एक साथ इकट्ठा होकर भजन गा सकते थे और प्रतीकात्मक पूजा कर सकते थे। कोर्ट ने विवादित जगह पर किसी भी तरह के निर्माण पर पाबंदी लगाई थी। एक ऑब्जर्वर भी तैनात किया था और सबसे अहम बात कि यूपी के सीएम कल्याण सिंह ने सुप्रीम कोर्ट को भरोसा दिलाया था कि कोर्ट के आदेशों का पालन होगा, मगर हर तरह के आदेशों की धज्जियां उड़ी। और इस सवाल का जवाब आज तक नहीं मिला कि आखिर मस्जिद को गिराने वाले कौन थे, उन्हें सजा क्यों नहीं दी गई, जबकि ये बात साबित हो चुकी थी। दुनिया के हर शख्स ने देखा था कि कैसे बाबरी मस्जिद ढाई गई। अयोध्या में राम मंदिर बनकर तैयार है। 22 जनवरी को होने वाली प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियां हो चुकी हैं। भक्ति और आस्था का समंदर हिलोरे मार रहा है और बीजेपी इन धार्मिक भावनाओं की लहरों पर सवार होकर 2024 का लोकसभा चुनाव जीतने की भी पूरी तैयारी कर चुकी है। लिहाजा अयोध्या भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा से कहीं ज्यादा सियासी मंच बनता जा रहा है। राम मंदिर के बनने तक का सफर आसान नहीं रहा है। इसके पीछे का इतिहास खून से सना है, विध्वंसकारी है, सियासी बवंडर है। आइए आपको लिए चलते हैं राम मंदिर के बनने के सफर पर। शुरू से एक बार फिर जानते हैं पूरी कहानी, कब क्या हुआ। पहले एपिसोड में जानते हैं बाबरी मस्जिद, जिसे अब विवादित ढांचा कहा जाता है, वो कैसे ढाई गई और क्या हुई राजनीति। कैसे मूर्छित पड़ी बीजेपी ने भगवान श्री राम के नाम का इस्तेमाल कर पार्टी में जान डाल दी। ये लोग कहते हैं कि आप हिंदू वोट बैंक बना रहे हैं। मैंने कहा मैं हिंदू वोट बैंक नहीं बना रहा हूं, मैं पेट्रियोटिक वोट बैंक बना रहा हूं। ढांचा नहीं बचा, मुझे कोई गम नहीं इस बात का, और ढांचे के टूटने का न मुझे कोई खेद है, न कोई पश्चाताप है, न कोई प्रायश्चित है। तो इसका मतलब नो रिग्रेट, नो रिपेंटेंस, नो सॉरो, नो ग्रीफ। Because a section of car sevaks, they went out of control and they did something which was not to be done. हमारा कोर्ट से कोई मतलब नहीं है, आप कोर्ट की बात क्यों बीच में ला रहे हैं आप? I have reason to believe that it was the result of planning, pre-planning. 30 नवंबर 1992 से ही अयोध्या का माहौल गरमाने लगा था। कार सेवक अयोध्या में आ चुके थे और कुछ आ रहे थे। मज़ारों को तोड़ दिया गया था। बाहर से आए कार सेवकों को बाबरी के आसपास ही ठहराया गया था, जो बेहद एग्रेसिव थे, उत्पात मचा रहे थे। 5 दिसंबर आया। इस दिन बाबरी मस्जिद को गिराने की रिहर्सल की गई। इस बात का उल्लेख मस्जिद ढहाए जाने की जांच करने के लिए बने लिब्राहन आयोग ने भी अपनी रिपोर्ट में किया है। 5 दिसंबर तक किसी को इस बात का एहसास तक नहीं होने दिया गया कि 6 दिसंबर को कोई बड़ा विध्वंस होने वाला है। बाबरी को इस तरह सुरक्षा के घेरे में रखा गया था, लगता ही नहीं था कि कोई कार सेवक वहां तक पहुंच भी पाएगा। 6 दिसंबर का सूरज आसमान में डूब जाने के लिए नमूदार हो चुका था। पत्रकारों को एहसास हो चला था कि कुछ तो बड़ा होने वाला है, मगर यूपी के सीएम से लेकर देश के पीएम तक सब अनजान बने थे। आयोजन की जगह पर वीएचपी और बीजेपी नेताओं का आना भी शुरू हो गया था। सुबह सुबह लालकृष्ण आडवाणी कुछ लोगों के साथ विनय कटियार के घर पहुंचे। इसके बाद बाबरी के उस जगह पर पहुंचे जो विवादित बन चुका था। आडवाणी के साथ थे मुरली मनोहर जोशी और विनय कटियार। यहाँ प्रतीकात्मक कार सेवा होनी थी। यहाँ तैयारियों का जायजा लेकर ये तीनों नेता राम कथा कुंज की ओर चल दिए। ये उस जगह से 200 मीटर की दूरी पर था। यहाँ नेताओं के लिए मंच तैयार किया गया था। ये मंच ठीक विवादित ढांचे के सामने था। इन तीनों के बीच भाजपा की उभरती फायर ब्रांड नेता उमा भारती भी पहुंच गईं। घड़ी की सुइयां 11:45 पर थीं।
फैजाबाद के डीएम और एसपी ने बाबरी मस्जिद का मुआयना किया। भीड़ बढ़ती जा रही थी और फिर कुछ देर बाद भीड़ जय श्री राम के नारे लगाते हुए टूट पड़ी। उस वक्त पत्रकारों की जान खतरे में आ गई। किसी को पीटा गया, किसी को बंदी बना लिया गया, तो किसी के कैमरे तोड़ दिए गए। इसके बाद क्या हुआ, आगे की कहानी चश्मदीद पत्रकारों से ही जानते हैं। उस वक्त न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के लिए रिपोर्टिंग कर रहे थे शरद प्रधान। ये बाबरी विध्वंस के गवाह भी बने, बेहद अहम गवाह, इतने अहम कि उन्होंने वीएचपी मीडिया सेंटर में किसी को फोन पर बात करते हुए सुना था कि कैसे बाबरी मस्जिद को गिराने की साजिश रची गई है। तब सीबीआई ने उस कॉल को ट्रेस किया था और फोन करने वाले पकड़े गए थे। शरद प्रधान की ही गवाही थी जो सीबीआई इस नतीजे पर पहुंची थी कि बाबरी मस्जिद को अचानक नहीं बल्कि एक सोची समझी साजिश के तहत ढहाया गया था। शरद प्रधान कहते हैं, कितना भी वक्त गुजर जाए ऐसा लगता है जैसे वो सब कुछ अभी कल ही हुआ था। वीएचपी ने घोषणा की थी वे सुबह सुबह सरयू के तट से 2 मुट्ठी बालू लेकर बाबरी मस्जिद के सामने बने एक चबूतरे पर डालेंगे। वहीं साधु संत वसूलियों यानी कि एक धारदार हथियार से उस चबूतरे पर टुक टुक कर कार सेवा करेंगे। शरद प्रधान कहते हैं, मैंने उस पूरे घटनाक्रम को बहुत करीब से देखा है। मैंने देखा कि किस तरह मस्जिद के विशालकाय गुंबदों को गिराया गया। वीएचपी की घोषणा के बाद शरद प्रधान वीएचपी के मीडिया सेंटर पहुंचे क्योंकि यहीं ज्यादातर पत्रकार एसटीडी कॉल करने के लिए फोन का इस्तेमाल करते थे। अपनी गवाही में शरद प्रधान ने कहा, जब मैं मीडिया सेंटर पहुंचा तो तकरीबन 12-13 सीढ़ियां चढ़नी पड़ती थीं। अभी मैं आखिरी सीढ़ी पर पैर रखने ही वाला था, तभी मैंने ऐसी बात सुनी कि मैं वहीं थम गया। फोन पर बात करते हुए मैंने किसी को सुना कि कोई बाबरी मस्जिद गिराने के बारे में बात कर रहा है। उसने कहा था, हाँ 200 बसूलियां, बेलचा, तसला और मोटे वाले खूब लंबे रस्से कल सुबह तक यहां पहुंच जाने चाहिए। ये सुनकर शरद दंग रह गए। अंदर से आ रही आवाज शांत होती देख शरद 2-3 सीढ़ियां नीचे उतरे और फिर अंदर गए ताकि अंदर जो बोल रहा था उसे पता न चले कि उन्होंने उसकी बातें सुन ली हैं। बीबीसी की एक रिपोर्ट के मुताबिक शरद कहते हैं, मैंने ऊपर जाकर देखा, वहां कोई और नहीं था। बात फोन पर हो रही थी, लिहाजा मैंने भी अंदर पहुंचकर न्यूज एजेंसी रॉयटर्स को दिल्ली दफ्तर में कॉल लगाया। 6 दिसंबर को समझ आया कि फोन पर हो रही बातचीत का मतलब क्या था। हजारों कारसेवकों ने बाबरी मस्जिद पर हमला बोल दिया। जमीन से ऊपर मस्जिद की दीवारें बहुत मोटी थीं, तकरीबन 2.5 फीट की। कारसेवकों ने मोटी दीवारों में दोनों तरफ से झीरी काटना शुरू कर दिया। ऐसा लग रहा था कि सब अपने काम में एक्सपर्ट हैं। झीरी काटने के बाद दीवार उस जगह से पतली हो गई। तभी उन्हीं में से कुछ चौड़े चौड़े छेद करने में जुट गए। छेद हो गए और रस्से छेदों में डालकर खींचे जाने लगे। मस्जिद का ढांचा एक तरफ को खिसक गया। रस्सों के दोनों छोर नीचे लटका दिए गए थे। जहां खड़े हजारों कारसेवकों को कहा गया कि वो उस रस्से को जोर से खींचें और फिर नारा गूंजने लगा, एक धक्का और दो, बाबरी को तोड़ दो। इस तरह पहला गुंबद गिरा दिया गया। पुलिस खड़ी देखती रह गई। कहीं कोई जोर जबरदस्ती देखने को नहीं मिली। कारसेवक काम करने में लगे थे। पूर्व बीबीसी संवाददाता रामदत्त त्रिपाठी के मुताबिक उस दिन वो मानस भवन धर्मशाला की छत पर थे। वहां से मस्जिद बिल्कुल सामने थी। तब उत्तर प्रदेश की बीजेपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को गारंटी दी कि मस्जिद को कोई हानि नहीं पहुंचेगी और जज तेज शंकर भी 5 दिसंबर की शाम तक सारी व्यवस्था से संतुष्ट थे। कल्याण सरकार ने ऐलान कर रखा था कि यूपी पुलिस खुद तो गोली नहीं ही चलाएगी, सीआरपीएफ और सेना का भी इस्तेमाल नहीं करेगी। मैंने अधिकारियों से साफ कह दिया था कि जो करना हो सो उपाय योजना कीजिए ढांचे की सुरक्षा के लिए, क्योंकि हमने वादा किया है। लेकिन एक मैंने कह दिया था, मैंने कहा लाखों कार से वो मौजूद हैं, उन पर गोली नहीं चलेगी, ये मेरा आदेश था। और इसमें अधिकारियों का कोई कसूर नहीं है। अधिकारियों ने तो मेरे आदेश का पालन किया कि गोली नहीं चलेगी। क्यों? कि गोली अगर मैं चलवा देता तो हजारों लोग मारे जाते, स्टैम्पीड में मारे जाते, गोली से मारे जाते। इससे कारसेवकों का मनोबल 7वें आसमान पर था। उनके जुबान पर नारा था, अभी नहीं तो कभी नहीं। करीब 11 बजे भाजपा के बड़े नेता कारसेवा स्थल पर आए, तभी अफरा तफरी अचानक शुरू हो गई। सिर पर पीली पट्टी बांधे संघ स्वयंसेवकों ने लाठियां भांजी। जय श्री राम के नारे गूंजने लगे। मस्जिद पर हमला बोल दिया गया। राम कथा कुंज की छत पर बने मंच से भाजपा और संघ के बड़े नेताओं की अपीलों का कारसेवकों पर कोई असर नहीं हुआ। इस बीच कुछ कारसेवकों ने टेलीफोन तार तोड़ दिए और पत्रकारों को फोटो खींचने से मना करने लगे। पत्रकार डरे हुए थे। मस्जिद ढहाई जा रही थी। पुलिस हथियार डाले खड़ी देखती रह गई और मस्जिद ढहा दी गई, मस्जिद गिरा दी गई, मस्जिद शहीद कर दी गई।
बीबीसी के पत्रकार मार्कटली उस इमारत में थे जहां यह समारोह होने वाला था। वहां पर केसरिया पट्टी बांधे बहुत सारे लोग थे। उन्होंने रिपोर्ट किया था, हमने उन्हें पुलिस बैरियर तोड़ते देखा। पुलिस उनको बिल्कुल भी रोकती हुई नजर नहीं आई। भीड़ बढ़ती जा रही थी। वे प्रेस वालों को भी पीट रहे थे, कैमरे तोड़ दे रहे थे। मैं खबर को लंदन पहुंचाने के लिए फैजाबाद पहुंचा। वहां एक डाकघर में पब्लिक फोन बूथ था। वहां से मैंने लंदन फोन किया और कहा वे मस्जिद को गिरा रहे हैं, पुलिस भाग गई है, हालात पूरी तरह से कंट्रोल से बाहर हो चुके हैं। इसके बाद मैं फिर से अयोध्या जाना चाहता था। कुछ पत्रकारों के साथ वो कार में बैठकर मस्जिद के बिल्कुल पास से गुजर रहे थे। तभी कार सेवकों ने घेर लिया। वे मुझ पर चिल्लाने लगे। फिर उन सब ने मुझे त्रिशूल से मारने की बात की। वे चर्चा करने लगे मुझे पीटा जाए या नहीं। कुछ पीटना चाहते थे मगर कुछ ने कहा नहीं, ये फेमस है, इसे पीटना ठीक नहीं होगा। आखिर में उन्होंने हमें मंदिर के धर्मशाला वाले हिस्से में ले जाकर एक कमरे में बंद कर दिया। बाकी पत्रकारों को जाने के लिए कहा क्योंकि वो मेरी पहले की रिपोर्टिंग से गुस्सा थे। मगर साथी पत्रकार छोड़कर नहीं गए तो उन्हें भी मेरे साथ ही कैदी बना लिया। फिर वहां एसडीएम रैंक का अधिकारी आया और उसने सुना कि हम कैद हैं तो उसने हमें मंदिर के महंत से कहकर निकलवाया। तब हमें सीआरपीएफ की लॉरी में बैठाकर बाहर निकाला गया। बाबरी विध्वंस के दौरान जो हुआ वो जानने के बाद तो उसमें साजिश होने पर कोई शक ही नहीं रह जाता। पत्रकारों ने रिपोर्ट किया है कि वहां मंच से लाउडस्पीकर के जरिए घोषणा की जा रही थी, ये ढांचा अब गिरने वाला है। आप सब जो इस ढांचे के ऊपर चढ़े हुए हैं कृपया अपनी सुरक्षा के लिए नीचे उतर आइए। इधर तो गुंबद गिराए जा रहे थे और एक मंच पर खड़े बीजेपी और वीएचपी नेता उन्हें गिरता देख रहे थे। अब जरा आप मेरे साथ उत्तर प्रदेश के सीएम हाउस में चलिए ताकि पता चले उस वक्त सीएम कल्याण सिंह क्या कर रहे थे। उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री बालेश्वर त्यागी ने बाबरी के संदर्भ में एक किताब लिखी है, नाम है जो याद रहा। इसमें बालेश्वर त्यागी लिखते हैं 6 दिसंबर की सुबह में मुख्यमंत्री आवास कालिदास मार्ग पहुंचा। पता नहीं क्यों मुझे लखनऊ की सड़कों पर रौनक नहीं दिख रही थी उस दिन। जैसे ही मुख्यमंत्री आवास पहुंचा, स्वास्थ्य मंत्री सूर्य प्रकाश शाही भी वहां आ गए। आवास के अधिकारी लॉन में खड़े धूप सेंक रहे थे। हम मुख्यमंत्री जी के बारे में पूछते कि तब तक कल्याण सिंह कुर्ते की आस्तीन ठीक करते हुए निकले और कहा अभी थोड़ी देर में आ रहा हूं, और पोर्च में खड़ी गाड़ी में बैठकर चले गए। हमने अधिकारियों से पूछा कि वो कहाँ गए। पता चला पर्सनल कैपेसिटी में मिला आवास देखने गए हैं। मेरे मुंह से तभी निकला अब शकुन हो गया है, मुख्यमंत्री अपने लिए वैकल्पिक आवास देखने गए हैं। क्या कालिदास मार्ग वाला आवास छोड़ना पड़ेगा? थोड़ी देर बाद मुख्यमंत्री लौटे। उन्होंने पूछा क्या खाओगे? ऑमलेट मंगवाते हैं। मैंने कहा कि मैं ऑमलेट नहीं खाता, मेरे लिए काजू मंगवा लो। 2 ऑमलेट, काजू, 3 कॉफी का ऑर्डर देकर बात कर ही रहे थे कि राजेंद्र गुप्ता और लालजी टंडन आ गए। राजेंद्र जी को खबर मिली थी कि कुछ कार सेवक गुंबद पर चढ़ गए हैं। ये सुनकर अयोध्या के कंट्रोल रूम में एसडीएम से संपर्क किया गया। उसने कहा कि अफवाह है, लेकिन बाकी सूत्रों से तोड़फोड़ की खबरें आने लगी। बालेश्वर त्यागी के मुताबिक मंत्री लोग सीएम हाउस पर पहुंचने लगे थे और दूसरी तरफ दिल्ली से आने वाले फोन ने शोर मचाना शुरू कर दिया था। अटल जी के 3 फोन आए, केंद्रीय गृह मंत्री का फोन आया, प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव का भी फोन आया। दोपहर 2 बजे के आसपास तत्कालीन डीजीपी SVM त्रिपाठी आए और अयोध्या जाने के लिए हवाई जहाज मांगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि आप हवाई जहाज ले जा सकते हैं, लेकिन वहां के हालात को लेकर जैसी खबरें आ रही हैं मुझे नहीं लगता कि आप प्रभावी कार्रवाई कर पाएंगे। मेरा सुझाव है कि यहीं से आदेश जारी करें। इस बीच गृह सचिव आ गए, शायद मुख्य सचिव भी। अब इस पर विमर्श शुरू हो गया कि क्या कार्रवाई होनी चाहिए। सबकी राय सुनकर कल्याण सिंह ने कहा कि गोली किसी भी कीमत पर नहीं चलेगी। भीड़ को कंट्रोल करने के लिए बाकी जो भी कार्रवाई जरूरी है की जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि मेरे फैसले से आप लोगों को बाद में परेशानी का सामना न करना पड़े, इसलिए आदेश लिखित में ले लीजिए। गृह सचिव फाइल लेकर आए और कल्याण सिंह ने उस पर अपने हाथ से आदेश लिखा। ढांचे का विध्वंस निश्चित जानकर संतोष का भाव बढ़ने लगा। अयोध्या में मौजूद अधिकारियों की मनोदशा भी ऐसी थी कि पता नहीं गिरफ्तार होंगे या बर्खास्त, लेकिन ढांचे के विध्वंस का संतोष है। पहला गुंबद गिरने की खबर आई, दूसरा गुंबद गिरा। इसके बाद विचार होने लगा कि मंत्रिमंडल के त्यागपत्र का कारण क्या लिखा जाए। इस बात को यहीं रोकते हैं। अब जरा एक नजर दिल्ली पर डाल लेते हैं कि केंद्र सरकार क्या कर रही थी। उस वक्त प्रधानमंत्री थे PV नरसिंह राव। उन पर आरोप लगा था कि उन्होंने मस्जिद को टूटने से बचाने के लिए कुछ नहीं किया, बल्कि उस समय घंटों पूजा के लिए बैठ रहे। दिवंगत पत्रकार कुलदीप नैयर ने अपनी आत्मकथा किताब बियॉन्ड द लाइन्स में लिखा, समाजवादी नेता मधुलिमय ने मुझे बताया कि इस पूजा के दौरान जब राव के एक सहयोगी ने उनके कान में कहा कि मस्जिद नेस्तनाबूद कर दी गई, तब कुछ ही सेकंड्स में पूजा संपन्न कर राव उठे। वो मस्जिद टूटने के दौरान घंटों पूजा पर बैठे रहे, बल्कि ये हिदायत भी दे दी कि कोई
मुझे डिस्टर्ब ना करे। वहीं माखनलाल फोतेदार ने आत्मकथा द चिनार लीव्स में राव के साथ हुई बातचीत का वाकया लिखा। फोतेदार के मुताबिक मैंने राव से अनुरोध किया कि वो फैजाबाद में तैनात चेतक हेलीकॉप्टरों से कार सेवकों को हटाने के लिए आंसू गैस का प्रयोग करें। राव ने कहा, मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ। फिर मैंने विनती की, राव साहब एक गुंबद तो बचा लीजिए ताकि बाद में हम भारत के लोगों को बता सकें कि मस्जिद को बचाने की हमने पूरी कोशिश की थी। तब राव चुप रहने के बाद बोले, मैं आपको फिर फोन करूंगा। लेकिन पीवी नरसिंह राव ने इस घटना पर एक किताब लिखी, अयोध्या 6 दिसंबर 1992। इसमें न सिर्फ उन्होंने अपना पक्ष रखा बल्कि एक और एंगल सामने आया। राव ने लिखा कि उत्तर प्रदेश के राज्यपाल की जिम्मेदारी थी कि वो केंद्र को स्थिति ठीक बताते, तभी केंद्र से राष्ट्रपति शासन लगाए जाने जैसा अहम कदम उठाया जा सकता था। राव ने किताब में लिखा, 6 दिसंबर 1992 से करीब एक हफ्ते पहले राज्यपाल की रिपोर्ट ने केंद्र को बताया कि बड़ी संख्या में कार सेवक अयोध्या पहुंच रहे हैं, लेकिन हालात शांतिपूर्ण हैं, कानून व्यवस्था को कोई खतरा नहीं है। इस रिपोर्ट के आधार पर राज्य के मुख्यमंत्री कल्याण सिंह को बर्खास्त करना या राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने जैसे कदम उठाना मेरे लिए उचित नहीं था। लेकिन खबरें ये थीं कि केंद्र सरकार पहले ही यूपी सरकार को बर्खास्त करने की प्लानिंग कर रही थी। इसकी भनक सीएम कल्याण सिंह को लग गई और उन्होंने धमकी दे डाली कि अगर केंद्र सरकार ढांचे को अपने कब्जे में लेने की कोशिश करती है या राष्ट्रपति शासन लगाती है तो हम उसकी सुरक्षा की गारंटी नहीं ले सकते हैं। बाबरी मस्जिद ढहा दी गई। केंद्र सरकार की तरफ से उसे बर्खास्त करने का पैगाम आ गया, मगर मंत्रिमंडल के त्यागपत्र को लेकर बालेश्वर त्यागी अपनी किताब में जो याद रहा में लिखते हैं, राज्यपाल के नाम त्यागपत्र लिखे गए, कल्याण सिंह ने हस्ताक्षर किए। इसी बीच तीसरा गुंबद गिरने का भी समाचार आ गया। शाम 5:30 बजे मुख्यमंत्री के नेतृत्व में सभी मंत्री राजभवन पहुंचे। राज्यपाल महोदय को इस्तीफा सौंपा गया। उन्होंने पूछा, ये कैसे हो गया? बाहर पत्रकारों ने पूछा कि राज्यपाल से क्या बात हुई। कल्याण सिंह बगैर कोई जवाब दिए गाड़ी में बैठकर मुख्यमंत्री आवास की ओर चल दिए। बाद में अखबारों में छपा कि कल्याण सिंह सरकार को बर्खास्त कर दिया गया है, बाबरी को गिरा दिया गया। कल्याण सिंह की बीजेपी सरकार भी चली गई, मगर बीजेपी ने जो बीज उस वक्त बोया था वो इस तरह से उपजा कि आज उसकी फसल लहला रही है और उसी फसल को अब बीजेपी साल 2024 में काटने की तैयारी कर रही है। विकास के मुद्दे पर मात खाई बीजेपी के लिए अब राम मंदिर ही खाद पानी है और प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी चल रही है। कवि सुरेंद्र शर्मा ने क्या शानदार बात कही कि जिसने हम में प्राण डाले उसकी प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। जिसने हमारे में प्राण डाले उसके प्राणों की प्रतिष्ठा हम कर रहे हैं। तो इस एपिसोड में हमने समझा कि किस तरह सरकार, शासन और प्रशासन की कमी की वजह से बाबरी मस्जिद गिराई गई। एक पार्टी को फायदा पहुंचाने के लिए इस देश के सेकुलर ढांचे को भी उसी दिन शहीद किया गया था। अगले एपिसोड में हम जानेंगे कि क्यों गिराई गई थी बाबरी मस्जिद और कैसे बाबरी मस्जिद के गिरने के बाद भारत की राजनीति पूरी तरह से बदल गई। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। इसी तरह की बहुत सारी जानकारी आपको यहाँ से मिलती रहेगी। अगर सपोर्ट करना चाहते हैं तो चैनल को ज्वाइन भी कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में। फाइनली गाइस, आप लोगों ने देखा कि किस तरह से एक साजिश और एक सोच समझ करके एक प्लान के तहत किस तरह से बाबरी मस्जिद को शहीद किया गया था, कैसे बाबरी मस्जिद को गिराई गई थी। सारी पुलिस जाकर के तमाशा देख रही थी और सारे नेता तमाशा देख रहे थे और इधर बाबरी मस्जिद को शहीद किया जा रहा था। गाइस, हमारे देश की किस तरह से कानून की धज्जियां उड़ा दी गई, हमारे संविधान को किस तरह से कुचल करके रख दिया गया और सारे लोग देखते रह गए। गाइस, जो कुछ भी हुआ ठीक नहीं हुआ। बाकी आप बताइए कि आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट में बताइएगा। गाइस, मिलेंगे हम लोग अगली वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।